दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 3 का अंतिम अध्याय अध्याय 12 स्वतंत्रता के बाद। दोस्तों इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि एक नए राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ, नए संविधान की रचना किस प्रकार हुई और ये प्रश्न कि राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाए और कैसे किया जाए तथा स्वतंत्रता और उसके बाद के वर्षों में भारतीय राजनीतिक संरचना में, प्रशासनिक संरचना में किस प्रकार के बदलाव हुए, आज की वीडियो के मुख्य मुद्दे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा है कि एक नया और खंडित राष्ट्र। दोस्तों 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे और इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थीं। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी था और लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। नवजात राष्ट्र का मतलब ये है कि नया जन्मा हुआ राष्ट्र। चूँकि अखंड भारत बहुत बड़ा था जिसमें बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र आता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत या स्वतंत्रता ही भारत को विभाजन की कीमत में मिली। भारत की स्वतंत्रता के समय इसे दो देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र है ये इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों के विसर्जन का चित्र है, फरवरी 1948 का। यहाँ पर किस प्रकार से देखिए लोगों की भीड़ जमा हुई है। और दोस्तों अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया और 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह महात्मा गांधी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए और उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे नामक एक क्रांतिकारी युवक ने उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन ये माना जाए दोस्तों कि गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों 1947 भारत की आज़ादी का वर्ष था। तो 1947 में भारत की आबादी बहुत बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़, और यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। ये बंटवारा या ये विभाजन में किन किन क्षेत्रों में था, तो ये कई क्षेत्रों में था ये विभाजन, जैसे ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय, और इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भी भारी फर्क था और उनके खान पान, रहन सहन, काम धंधों में बहुत सारी विविधता थी। और इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था, ये भारत की स्वतंत्रता के समय बहुत बड़ा मुद्दा था। दोस्तों एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। लोगों को एकजुट करना और साथ ही देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाना, ये दोनों उस नवोदित राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे और यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। और अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सभी लोग उसी कृषि पर निर्भर थे और किसानों के खेती या किसानों की उपज से ही अन्य लोगों का पेट भी पलता था।
दोस्तों, शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी आजीविका की व्यवस्था हो सके। दोस्तों, एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि किसी देश के नवनिर्माण या पुनर्निर्माण के लिए सभी क्षेत्रों में सभी जो है जाति धर्म संप्रदायों में एकता, और दूसरी चीज़ विकास, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलनी ज़रूरी होती हैं। और अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता, तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं, तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था, और ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। और इन सभी समस्याओं को सुलझाना भारत की प्रथम प्राथमिकता थी स्वतंत्रता के बाद। दोस्तों, नए संविधान की रचना भी एक प्रमुख मुद्दा है। संविधान क्या होता है? तो संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था और नागरिकों की शक्ति तथा संबंधों का विश्लेषण या निर्वहन किया जाता है। दोस्तों, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया, जिसको कि संविधान सभा कहा जाता है। दोस्तों, संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं और विचार विमर्श के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत ये थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था ये है कि एक निश्चित आयु सीमा के बाद सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने या मत देने का अधिकार। इसका मतलब ये था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था, और यह तत्कालीन भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, और इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़े टुकड़े में मिला था। टुकड़े टुकड़े में इसलिए क्योंकि वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। संपन्न पुरुष यानी जो लोग धनी थे। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला, और महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, और वह भी बहुत लंबे संघर्ष के बाद। लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था एक क्रांतिकारी व्यवस्था थी, क्योंकि भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार या मत देने का, वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, भले ही वो अमीर हों, गरीब हों, पढ़े हों या अनपढ़ हों, किसी भी जाति धर्म समुदाय से आते हों। दूसरा, संविधान की दूसरी विशेषता ये थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों और किसी तरह की खास पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। समानता की ये जो व्यवस्था थी, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी। भारत के कुछ लोग ये चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और अपने बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय यानी मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। तो कुल मिलाकर भारत में संविधान की जो विशेषता थी ये था कि इसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदायों के रहते हुए भी उनमें परस्पर समानता का भाव जो है उसमें रखा गया था। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी, और इनके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के लोग भी थे।
नए संविधान में इन सभी समुदायों को लोगों को वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे कि हिंदुओं को दिया जा रहा था। भारतीय संविधान की जो तीसरी विशेषता ये थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया था और अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अस्पृश्य या अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने ये भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों या जो पिछड़ी जातियां हैं हमारे, उनके सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। लेकिन जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं, वो नहीं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था कि हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी ज़मीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों ने कब्जा जमा लिया था और संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उन लोगों का कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे जिनका मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और इसी अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए और इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया, जो कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची थे। केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार या केंद्र जो हमारी केंद्रीय सत्ता थी, उसके लिए महत्वपूर्ण विषय रखे गए, जिनमें कराधान, रक्षा और विदेश मामलों को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल किए गए, जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी, और समवर्ती सूची में वन और कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। यहाँ पर देखिए इस चित्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये 1891 से 1956 इनका जीवन काल रहा है। दोस्तों, इनको प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे और डॉक्टर अंबेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का महान नेता और भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दोस्तों, संविधान सभा में एक और मुद्दे पर या एक अन्य विशेषता इसकी ये थी कि भाषा के सवाल पे बड़ी तीखी बहस हुई थी। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी।
संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। और इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया और संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का फैसला लिया गया। तो इस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही महत्व देते हुए इसमें हमारे संविधान में व्यवस्था की गई। दोस्तों, संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। केवल एक व्यक्ति के विचार और एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं है भारतीय संविधान, इसमें बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। दोस्तों, राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ ये है कि राजनीति में सभी को समान रूप से भागीदारी का अवसर मिले, सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार मिले। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक लोकतंत्र ही केवल जरूरी नहीं है किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिए, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र यानी सभी व्यक्तियों को आय और आय की विषमता और न्यायपूर्ण वितरण पर उनको बल दिया जाना चाहिए। तथा सामाजिक लोकतंत्र वो है जिसमें कोई भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, संप्रदाय आदि के आधार पर कोई भी भेद या बंटवारा न किया जाए। दोस्तों, यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब और ऊंची और नीची जाति का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है और राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे, लेकिन इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। अब अगला मुद्दा ये हुआ संविधान के निर्माण के बाद कि भारत में राज्यों का गठन कैसे किया जाए। दोस्तों, 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, प्रत्येक बड़े भाषाई या भाषा से संबंधित समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में ये चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे को झेल सकता था। दोस्तों, यदि भाषा के आधार पर बंटवारा किया जाता तो और भी आपदा या और भी कठिन समस्या देश के सामने आ सकती थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को और शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना पटेल ने कहा था कि इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। यानी भारत के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरोधी थे।
दोस्तों, कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। यहाँ पर देखिए, गांधीवादी नेता पी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर बैठे और उसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। 58 दिन के अनशन के बाद 15 सितंबर 1952 को पी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। और जैसा कि एक अखबार ने कहा था कि श्रीरामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन किया, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। और एक प्रश्न आपके लिए यहाँ से ये भी बनता है कि भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने आप को अलग राज्यों की मांग करने लगे। इसके फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिले और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए जाएं और कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। और इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाषाई आधार पर ही कई राज्यों का गठन हुआ। यहाँ पर देखिए, भाषाई राज्यों का गठन लाल कलर में जो है वो 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत, और इसमें देखिए और रियासतों का दिखाया गया है। जो हल्के रेड कलर में हैं वो ब्रिटिश रियासतें हैं और भारतीय रियासतें हैं, और पीले कलर में ब्रिटिश भारत के राज्यों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, गिलगिट, जम्मू कश्मीर, ये सब रियासतों के रूप में हैं। इसमें राजपूताना, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, हैदराबाद, इसके अलावा पूर्वी भारत, मैसूर, ये सभी राज्य जो थे रियासतों के अंतर्गत थे। इसके अलावा जो येलो कलर में जो दिखाया गया है, पंजाब, दिल्ली, मथुरा, बनारस, बिहार, बंगाल और मद्रास, उड़ीसा, देखिए ये सब राज्य ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा यहाँ पर जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें ख़त्म हो गई। लेकिन 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए उन्हें भूतपूर्व रियासत कहा जाता है। रेड कलर में भूतपूर्व रियासतें और येलो कलर में अन्य राज्यों को दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों, ये जो चित्र दिया गया है ये 1 नवंबर 1956 से पहले के भारतीय राज्यों का है। यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र है 1975 में भारतीय राज्यों को इसमें दर्शाया गया है दोस्तों। तो एक प्रकार से देखें अगर जो हम, तो भारतीय राज्यों की संरचना किस प्रकार से उसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए एक चित्र है, यहाँ पर महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल और स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। और एक सेंटेंस आप याद रखिएगा कि ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिनसे कि बांध बनाकर सिंचाई और विद्युत की प्राप्ति की जा सकती थी, विद्युत ऊर्जा, इनको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था।
अब अगला मुद्दा ये उठा कि संविधान बन गया, राज्यों का गठन और अब विकास की योजनाएं किस प्रकार से बनाई जाएं। दोस्तों, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार पर निर्मित करने के लिए भारत जो है प्रतिबद्ध था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का गठन किया। इसके बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जो विकास के क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ काम करेंगे। दोस्तों, लेकिन समस्या ये थी कि कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे और राज्यों के बीच किस तरह से संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित करने का काम योजना आयोग का था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में तैयार की गई और इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध पर काम चल रहा है और मध्य प्रदेश में ये चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ था। दोस्तों, भारी उद्योग पर जोर और अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रहीं और इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली से खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है और कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ लोगों का मत था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीराबेन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत या प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप में सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू भ्रमण पर गए हैं और भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में ये कारखाना आधुनिक भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका क्या विचार था? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया या प्लानिंग के बहुत भारी समर्थक थे। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्र में प्लानिंग और उसके आदर्श तथा उद्देश्यों की व्याख्या की। 22 दिसंबर 1952 को एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की धारणा निहित है और योजना आयोग से कुल मिलाकर जो है केंद्र और राज्यों के बीच योजनाओं के निर्माण में समरूपता आएगी और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना आयोग एक ऐसा जीवंत गतिशील उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। दोस्तों, एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी और ऐसे समय में जब भारत आज़ाद हुआ था, दुनिया एक प्रकार से शीत युद्ध के दौर से गुजर रही थी। देखिए, जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में था। 1950 और 60 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शीत युद्ध के बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। कोल्ड वार क्या है? दोस्तों, शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे रूप में और भी गहरे होते गए। दोनों देश अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए और यही वह समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था।
दोस्तों मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट दुनिया के देशों से आह्वान किया गया कि वे इन मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल न हो। लेकिन गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति ये अपनाई कि गुटनिरपेक्ष देश अमेरिका और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई में अहम भूमिका निभाएंगे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया, लेकिन विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना भी करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन गए थे। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में देखिए, यहाँ पर बांडुंग में इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की 1955 में बैठक हुई थी और इस सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नए स्वाधीन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर चर्चा की कि अफ्रीका और एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। अब स्वतंत्रता के बाद जो संविधान, राज्यों का गठन और विकास की प्रक्रिया चली, उसके बाद हम अंत में विश्लेषण करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद दोस्तों 15 अगस्त जो है 2007 को इसमें इस पुस्तक में 2007 का आंकड़ा दिया गया है। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी, लेकिन अब 70 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं स्वतंत्रता के। और इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, संविधान में तय किए गए आदर्शों को हमने किस हद तक प्राप्त किया और कब तक उनको साकार कर पाए। दोस्तों भारत अभी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उन्हें ये लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहीं पे कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई और आज़ादी से अब तक 14 आम चुनाव हो चुके हैं, 15 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। दोस्तों दूसरी ओर ये भी सच है कि आज हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। जैसे संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अस्पृश्य या अछूत समुदाय, जिन्हें अब दलित कहा जाता है, हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी जल स्रोत, मंदिर, मैदान और सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाते हैं। और संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव भी हो चुके हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि बम्बई की धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है और इसके दूसरे सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। झुग्गी बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं और गगनचुंबी इमारतों में अमीर लोग रहते हैं। दोस्तों ऐसा है कि जो ये असमानता है, अमीर गरीब के बीच की खाई, ये भी बढ़ी है। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, यानी सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता और समय की तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल भी नहीं हुआ है। तो आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रही हमारे देश में, कैसी स्थितियां रहीं, इन सब को आपने इस अध्याय में जाना। अब आइए देखते हैं अन्यत्र में एक विशेष जानकारी कि श्रीलंका में क्या हुआ। दोस्तों 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका, इसका तत्कालीन नाम सीलोन था, उसकी संसद ने एक कानून पारित करके सिंघली भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया।
कानून के जरिए सिंघली भाषा सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बन गई। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी कि आप सीलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा। सिंघला भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई दशकों में श्रीलंका में गृह युद्ध रहा, जो इस कारण पैदा हुआ कि वहां के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंघली भाषी थोपी जा रही है और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा था। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में और एक सफल लोकतंत्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया है। और अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंघला भाषा को थोपा गया, तो शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझकर बिखर जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा नहीं पैदा किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार आप अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी अध्याय 12 जो इतिहास की एनसीईआरटी थी उसका अंतिम अध्याय था, यानी 8वीं कक्षा के इतिहास को हमने आज समाप्त कर लिया है। इसके आगे हम देखते हैं भूगोल या नागरिक शास्त्र में से किसी एक को कवर करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो ये सीरीज चलाई जा रही है, श्रृंखला, आपको कितना आपके लिए लाभदायक हो रही है। साथ ही अन्य किसी क्वेरी या जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।